ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो और जैसे ही हो जाए तुम लोग ऑडियो में बताओ। ठीक है, ये सर्किट देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमें रेजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है। अगर हम किसी तरह से इस पर्टिकुलर रेजिस्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लेते हैं, अगर ए और बी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो हम रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कैलकुलेट कर लेंगे। ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कैसे पता करेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का तरीका होता है किसी भी सर्किट में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करो और देखो कितना पोटेंशियल चेंज हुआ। ठीक है, पोटेंशियल चेंज की वजह से रेजिस्टर में करंट आता है। तो ट्रैवल करते हैं, तो इसमें बहुत सारे पाथ्स हैं, तुम्हें कोई ऐसा पाथ सेलेक्ट करना है जिस पाथ को फॉलो करके तुम्हें ए और बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए। अगर तुम ए से ट्रैवल करके कुछ यूं कुछ इस तरह का पाथ सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे पाथ में रेजिस्टर आ रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टर आ रहे हैं, रेजिस्टर के पास तुम तभी ड्रॉप निकाल सकते हो जब तुम्हें उस रेजिस्टर में करंट पता है। तो करंट, हमने तो सर्किट को पूरा सॉल्व किया नहीं है, तो हमें किसी भी रेजिस्टर के पास अभी करंट की वैल्यू नहीं पता है। तो अगर किसी तरह से लकीली हम ए से बी तक ट्रैवल करके पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा लेते हैं, तभी हम आर के अक्रॉस करंट पता लगा पाएंगे। और ए से बी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें ऐसा पाथ चाहिए जिसमें कोई भी रेजिस्टर आए ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टर आएगा तो करंट भी चाहिए, तभी हम पोटेंशियल चेंज आई आर से लिख सकते हैं। तो तुम ट्राई करो, इसमें कोई ऐसा पाथ हो सकता है क्या? तो तुम अगर क्लोजली देखोगे तो तुम बोलो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ये बैटरी, ठीक है, और ये हो गया +4, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगर इसमें जाएंगे या इसमें जाएंगे, यहाँ पे तो रेजिस्टर है, तो यहाँ पे भी नहीं जा सकते, तो कहाँ जाना पड़े, यहाँ से आते हैं, फिर इसके बाद किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, फिर इसके बाद किधर जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। तुम देख सकते हो यहाँ पे एक लकीली एक पाथ ऐसा है जिसमें कि बिना रेजिस्टर के ही हम ए से बी तक पहुंच जाने। तो ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, और ए से बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है कितनी है, 4, 4 राइज किया, फिर 4 फॉल किया, है ना, फिर से 4 फॉल किया, फॉल फॉल। ये ए से बी आने में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ए से बी आने में 4 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, मतलब वी ए माइनस वी बी की वैल्यू 4 वोल्ट है। तो फिर करंट कितना होगा कि आर के क्रॉस करंट कितना होगा, ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना है और रेजिस्टेंस कितनी है, और ये आएगी 1 एम्प। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? एक ही सेकेंड में सॉल्व। तो ऐसे और एक दो सर्किट्स हैं, ये कैपेसिटर मॉन्स्टर सर्किट है, इसकी तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना,
और ऐसा ही एक और सर्किट है, ये है। यहाँ पे तुम्हें आई करंट कैलकुलेट करना है, इसको भी तुम्हें ट्राई कर लेना। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ तुम लोग कि ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस, तभी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इम्पोर्टेंट है, पोटेंशियल इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा होता है, कम होता है, या फिर गलती से अगर हम सॉकेट का पॉइंट टच कर लेते हैं, हमें शॉक लगता है, तो शॉक सिर्फ तब लगेगा जब हमारी बॉडी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी हमें शॉक लगेगा, है ना। और शॉक लगने का जो शॉक लगने की वजह से जो नुकसान होता है, उसका रीजन क्या हो, दो तरह से हमें मतलब इलेक्ट्रोक्यूटेड होने की वजह से खतरा रहता है। एक तो पहला रीजन तो ये रहता है कि तुम्हारी बॉडी से जब करंट पास कर रहा है, ठीक है, तो करंट पास करने की वजह से एक नुकसान तो ये होगा कि करंट की वजह से, ठीक है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट प्रोड्यूस होगी। तो एक तरीका है कि बहुत जल्दी से बहुत हीट प्रोड्यूस होने लगेगी, ठीक है। तो जो लोग बहुत ही हाई वोल्टेज वायर टच कर लेते हैं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस उनकी बॉडी के क्रॉस आता है, तो बहुत ही जल्दी ऐसे मिस हैपनिंग्स की तुमने न्यूज़ सुनी होगी, पूरी बॉडी बहुत जल्दी बिल्कुल बर्न हो जाती है, ठीक है। दूसरा है कि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी अगर तुमने टच किया और करंट, ठीक है, पास कर रहा है बॉडी से, तो वो तुम्हारे जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम है उसको भी इंटरफेयर करेगा। तो उसकी वजह से भी तुम्हारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, और तुम्हारा बायोलॉजिकल सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा हीट की वजह से भी ऑर्गन्स का जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोक्यूटेड होना ये तुम्हारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। मैं होप करता हूँ कि मैं पहला आदमी नहीं हूँ जो तुम्हें ये गुड न्यूज़ दे रहा हूँ। इसके अलावा और क्वेश्चंस क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी से तो और कोई क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि हमें लेना चाहिए। कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमें लेना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आरसी सर्किट्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आरसी सर्किट के थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को शायद जब क्लास करवा रहा था तो वहाँ पे बताया था कि मैंने जो क्वेश्चन तुम लोगों को कैपेसिटर की चार्जिंग वाला दिया है, उसमें कैपेसिटर के पास इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो इसमें एक वेरिएशन है, हालांकि ये क्वेश्चन तुमसे पूछा नहीं जाएगा टेस्ट में, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि एक वेरिएशन ये होता है कि कैपेसिटर पे ऑलरेडी कुछ चार्ज हो पहले से, ठीक है। तो ये ईएमएफ मान लो इसकी ई है, ये कैपेसिटर सी है, आर है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में ये कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है, ठीक है, इसके पास कुछ चार्ज है, लेट अस से क्यू नॉट है या क्यू है, ठीक है। इस पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। स्विच को क्लोज किया टी इक्वल 0 पर, ठीक है। टी इक्वल 0 पर स्विच को क्लोज किया। अब बोला गया है कि किसी टी टाइम पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, किसी टी टाइम पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा। और ये बताया गया कि कैपेसिटर पे जो चार्ज है ना, वो सी के इक्वल नहीं है, ठीक। अगर ऑलरेडी सी के इक्वल होगा चार्ज, तब तो कैपेसिटर फाइनली बैटरी से जब इसको चलो वी वोल्टेज बोलते हैं, बैटरी की ईएमएफ वी है,
तो अगर V वोल्टेज की बैटरी के अक्रॉस कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाएगा तो अल्टीमेटली कैपेसिटर पे टोटल चार्ज तो CV के इक्वल आना है, ठीक है। हो सकता है कैपेसिटर पे पहले से कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, अगर जीरो चार्ज है तब तो ऐसे सर्किट को हमने सॉल्व किया हुआ है, इसके लिए सारी चीजें हमें पता है। चार्ज की वैल्यू होती है CV 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। और इसके लिए कैपेसिटर का जो चार्ज होता है ये फाइनली CV के इक्वल चार्ज आना है और एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में चार्ज जीरो नहीं है, मान लो स्टार्टिंग में CV/2 चार्ज है, फिर क्या होगा? फिर स्विच को क्लोज करने के बाद क्या होगा? अगर CV से कम चार्ज है तो ऑब्वियसली बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करेगी, फाइनली बैटरी कैपेसिटर में कितना चार्ज लाएगी? CV के इक्वल। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू CV से ज्यादा है, 2CV है पहले से, तो क्या होगा? अगर V वोल्ट के अक्रॉस बैटरी से हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो बैटरी चाहती है कि जितना वोल्टेज बैटरी का है उतना ही वोल्टेज कैपेसिटर पर आए, उसके लिए कैपेसिटर पर CV चार्ज लाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कैपेसिटर पे CV चार्ज ही आना है। तो तुम क्वेश्चन को ना भी सॉल्व करो तो गेस करके बता सकते हो कि मान लो स्टार्टिंग में चार्ज कैपिटल Q है, तो चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा पता है? ये मान लो CV है, कैसा होगा पता है? अगर स्टार्टिंग में मान लो चार्ज Q है यहाँ, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ये ग्राफ। अगर मान लो चार्ज की वैल्यू पहले CV से ज्यादा है मान लो, ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा गेस कर सकते हो? कैसा होगा? कैसा होगा? मान लो 2CV, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अल्टीमेटली कैपेसिटर पे CV चार्ज ही आना है, ठीक है। और इन दोनों ग्राफ्स के करस्पॉन्डिंग चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का एक्सप्रेशन क्या होगा वो तुम बिल्कुल पहले की तरह KCL KVL डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम ऐसा करो, ठीक है। इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो और तुम्हें एक्सप्रेशन चार्ज का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं ना, ये कुछ फेमिलियर रिजल्ट्स है, ऐसे रिजल्ट्स हमने पहले यूज किए। तुम याद दिला सकते हो कहाँ पे ऐसा रिजल्ट हमने इस तरह का ग्राफ पहले भी आया था? बताओ। भूल गए इतनी जल्दी? अभी 11th में कुछ टाइम पहले तुम लोगों को ऐसा ग्राफ आया था। गुड 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 गुड। टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी में मैंने बोला था अगर मान लो किसी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट कर, अगर टर्मिनल वेलोसिटी 10 है और हम मान लो लिक्विड के अंदर स्फेयर को जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अगर मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से ड्रॉप कर रहे हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अगर मान लो 11 मीटर पर सेकेंड से ड्रॉप कर रहे हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अल्टीमेटली अल्टीमेटली स्फेयर की वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी ही अटेन करेगी। वहां पे मैंने तुम्हें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं लिखा था, मतलब डिराइव नहीं किया था, क्योंकि मैं वहां पे तुम्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और उनके ग्राफ को नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, उसमें टाइम मैं स्पेंड नहीं करना चाह रहा था। लेकिन लेकिन वहां पर भी अगर तुम प्रॉपरली, क्योंकि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने का मतलब क्या है, पहले तुम फोर्सेस अप्लाई करोगे स्फेयर पर, फोर्सेस अप्लाई करने के बाद तुम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तुम्हें जैसी एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल जाएगी, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाएगा, तो तुम या एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू आएगी किसी भी फॉर्म में, उस एक्सेलरेशन को यूज करके काइनेमैटिक्स की इक्वेशन A इक्वल्स dv/dt यूज करोगे या कोई और डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करोगे, जिससे कि तुम्हें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चलेगा, ठीक है। और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को जब तुम डिराइव करके वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का एक्सप्रेशन लिखोगे तो तुम, ठीक है, वहां पे भी देखोगे ये जो एक्सप्रेशन है ना वो कुछ इस तरह का आएगा। A
1 माइनस ई रेज़ पर माइनस टी अपॉन टा, बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन आएगा। इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो। और ये ए जो है ना, ये टर्मिनल वेलोसिटी, इनफैक्ट इसको तुम लोगों को डिराइव करना है, वरना मैं आगे एक और इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन और इसी तरह का एक्सपोनेंशियली डिकेइंग और एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन आने वाला है। वो है मैग्नेटिज्म में, वो लास्ट पॉइंट होगा जिसमें इस तरह का ग्राफ आएगा। तो मैं वहीं पे टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऐसा डिराइव करके तुम्हें दिखाऊंगा, वरना तुम अभी खुद से ट्राई करोगे। लेकिन और एक, तुमने पिछली क्लास में एक और ऐसा ही ग्राफ पढ़ा है बिल्कुल इसी तरह का, जिसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा ही एक्सपोनेंशियली डिकेइंग या ग्रोइंग फंक्शन होता है। वहां पे मैंने डिराइव नहीं किया था, बस ऐसे बता दिया था। और कहाँ पे बताया था, याद करो, और कहाँ पे बताया था? अरे टेम्परेचर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बताया था कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, अगर मान लो रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसका टेम्परेचर फॉल होकर के रूम टेम्परेचर तक पहुंचेगा, है ना। टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम है तो वो एक्सपोनेंशियली राइज करके, वहां पे बताया नहीं था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये सब, लेकिन तुम जो ग्राफ था ना, ग्राफ को देख करके गेस कर सकते थे। मान लो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और तुम कप ऑफ टी रखते हो 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो फॉल करके कप ऑफ टी का टेम्परेचर 30 पर ही आएगा। लाइक वाइज मान लो आइस क्यूब्स रखते हो या कोल्ड ड्रिंक रखते हो 5 डिग्री पर, 7 डिग्री पर, तो उसका भी टेम्परेचर अल्टीमेटली रूम टेम्परेचर पर ही आएगा। ठीक, वहां पे सिर्फ ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया था, वहां पर भी तुम बिल्कुल प्रॉपर कैलकुलेशन करके उन इक्वेशंस को उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करके टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर लिखोगे तो वो कुछ बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन होगा। टी इक्वल्स, ये तुम्हारा टी नॉट, टी नॉट क्या है, रूम टेम्परेचर, 1 माइनस ई रेज़ पर माइनस टी अपॉन टाउ, इस तरह का फंक्शन आएगा। ठीक है, इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो। पता नहीं वहां पे मैंने टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखा था कि नहीं, इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो ऐसे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, टी माइनस रूम टेम्परेचर या सराउंडिंग टेम्परेचर, इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। उससे पता चलेगा कि टेम्परेचर टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग या डिकेइंग फंक्शन ही होगा। ठीक, वो डिपेंड करेगा कि इनिशियल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की लिमिट क्या ले, तो टेम्परेचर की लिमिट रूम टेम्परेचर से कम है इनिशियली या ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन सिचुएशंस है जिसमें एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग डिकेइंग फंक्शंस आते हैं और ये यूज होते हैं, बार बार इनसे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये तुम्हें दिमाग में रखनी है। अच्छा, हाँ हाँ, एक और चीज मैंने बोलते बोलते देखो, आरसी सर्किट के लिए तो फंक्शन का एक्सप्रेशन तुम्हें पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ड्राइव करके इसके प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस भी किए। लेकिन लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का एक्सप्रेशन तुम्हें डिराइव करना तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मतलब एटलीस्ट नीट में नहीं है। इंजीनियरिंग में तो करते हैं, लेकिन नीट में तुम्हें वो डिराइव करने की जरूरत नहीं, उसका रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं, उसके रिजल्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है कि या डिराइव करने की, लेकिन पता होना चाहिए कि डिराइव करने के बाद यही रिजल्ट आता है, कि तुम्हें वहां पे सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कहा जाता है। और उसी तरह टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिराइव करना, ये है क्या तुम्हारे, मतलब ये टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया था कहीं पर? ऐसे तो इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि बोला जाता है कि 5 मिनट में टेम्परेचर 10 डिग्री से फॉल किया, अब अगले 5 मिनट में बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है, जिसमें कि ऐसा एक्सप्रेशन आता है कि प्रॉपरली तुम सॉल्व करो। तो लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था, है ना।
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से तुम बच जाते थे। ठीक है, हालांकि सॉल्व करोगे तो उसमें तो हम लिमिट्स पुट कर देते, तो एज टेम्परेचर किसी भी जनरल टाइम पर हम नहीं कैलकुलेट कर रहे थे वहां पे, किसी भी जनरल टाइम पर नहीं कैलकुलेट कर रहे थे, किसी पर्टिकुलर टाइम पर कैलकुलेट कर रहे थे। तो वहां पे जो इंटीग्रेशन की लिमिट थी ना, वो 0 से T नहीं होती, वो टाइम 0 से 5 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड ऐसा होता था। तो तुम्हें फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू मिल गई थी, है ना। वहां पे टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिराइव करके प्लॉट करना नहीं किया था। ये तो वो वहां पे उतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वो कोर्स के पार्ट की तरह उतना है या नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्टली मतलब कोर्स में ये एक्सप्रेशन तुम्हारा मतलब एनसीईआरटी में दिया गया है या नहीं दिया गया है वो मुझे याद नहीं, लेकिन तुम इसको सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हो। ठीक, अब तो तुम्हें आता ही है ना, अब तुम फिर से ड्राइव करना तो तुम्हें टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस जो नीट के क्वेश्चंस आएंगे उसमें इतना टाइम डेरिवेशन का तो रहेगा नहीं, तो नीट के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये एक्सप्रेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक, एक्सप्रेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन सिर्फ ये आरसी सर्किट्स में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सारे फंक्शंस का या क्वांटिटीज का जो नेचर है वो बहुत ही सिमिलर है। ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। इसको तुम लोग ट्राई करो। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमें एक कैपेसिटर सर्किट दिया गया है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, अच्छा क्वेश्चन है। इसको तुम लोग ऐसा करो ना, इसको टेस्ट की तरह लो, मिनी टेस्ट की तरह, और इसको सॉल्व करके 1-2 मिनट में मुझे आंसर बताओ। सर्किट कुछ इस टाइप का है, सर्किट कुछ इस टाइप का है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। तुम्हारी क्लास में कहाँ तक हुआ अभी, क्लास में कहाँ तक कोर्स पहुंचा? करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, कहाँ तक हुआ है अगर हुआ है तो? अच्छा, पोटेंशियोमीटर पहुंच गया, तब तो मतलब हो ही गया लगभग सब। बाकी बैचेज में केसीटीसी में कहाँ तक हुआ? केसीडीसी, अच्छा, तो यानी कि हम लोग थोड़ा रिलैक्स होना सही नहीं है। सीरियस पापा, ये केसीएफ में, केसीएफ में सीरीज पैरेलल चल रहा है क्या? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने भी जितना टाइम दे दिया उतना टाइम तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, वो जल्दी जल्दी होगा कि सिलेबस का तो वहाँ पे हमेशा इशू रहता है। ओके, ये क्वेश्चन है, ये सर्किट क्वेश्चन में कहा गया है स्विच है, स्टार्टिंग में स्विच स्टार्टिंग में स्विच पोजीशन 1 में ऑलरेडी कनेक्टेड है, मतलब स्टार्टिंग में सर्किट कुछ इस तरह का है। ठीक है, जैसा ड्रॉ किया है वैसा ही है सर्किट स्टार्टिंग में। क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड इन दिस सर्किट after this switch is shifted from position 1 to position 2. Amount of heat that will be generated in the circuit after switch is shifted from position 1 to 2. Solve करो।
इसको मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ ना कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो ये वैल्यूज में डाल देता हूँ यहाँ पे। ये मान लो 1 माइक्रोफेराड है, ये 2 माइक्रोफेराड है, ये 1 माइक्रोफेराड है, और बैटरी की ईएमएफ है 10 वोल्ट। या इसको 3, 6 और 3 कर दो। अह, 3, 6 से 9 हो जाएगा, 9 और 9, 3। चलो ठीक है, 3, 6, 3 कर दो। सॉल्व करो। क्या हुआ है कुछ? इसको ट्राई करना तुम लोग। ये कैसे करेंगे, ये हिंट हिंट कम से कम बता देता हूँ, या तुम लोग सजेस्ट करो कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? स्टार्टिंग में एटलीस्ट चार्ज बता दो, कम से कम चार्ज कितना कितना होगा स्टार्टिंग में। पहले तो सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हीट के बारे में सोचेंगे। कितना कितना चार्ज आएगा? टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ये दोनों पैरेलल में आएंगे, उसके साथ ये सीरीज में आएगा। 6 और 3 पैरेलल में आएंगे तो 9 माइक्रोफैरड, उसके साथ 3 पैरेलल सीरीज में आएगा, 9, 3, 12, ये 9/4। तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कंप्लीट नेटवर्क की होगी 9/4। ठीक है, और 10 वोल्ट है, तो 9/4 टाइम्स 10 45/2। ठीक है, तो 45/2 कूलम्स, माइक्रो कूलम्स इस पे आएगा। 40, इसको मैं लिखता हूँ 22.5। ठीक है, चेक करते हैं।
दोनों पे 22.5 आएगा, ये और इन दोनों पे मिला करके 22.5 आएगा, सीरीज में है। और फिर 22.5 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किस रेशियो में, ये 1:2 है कैपेसिटेंस, तो चार्ज भी 1:2 में ही डिवाइड होगा। ठीक है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स रहते हैं तो चार्ज 1:2 में डिवाइड होता है। 1:2 में अगर हम 22.5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 22.5 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 7.5 है ना। 7.5 इस पे आएगा और बाकी 15 इस पे आएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। अब जैसे ही हम स्विच को शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट करने के बाद फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा शिफ्ट करने के बाद, तो तुम देख सकते हो ये दोनों सर्किट जो है ना बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, बस ये वाला जो पार्ट है ना इधर चला गया है, तो तुम सोचोगे कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम बता सकते हैं जो चार्जेस होंगे ना वो कुछ इस तरह से होंगे। लेफ्ट वाले कैपेसिटर पे 22.5 आ गया होगा, 22.5, और इस पे 15 आया होगा और इधर 7.5। ठीक है, कुछ ऐसा ही हुआ होगा, है ना। ओके, तो क्वेश्चन उठता है कि हाँ, तो क्वेश्चन उठता है कि हीट कितना जनरेट हुआ होगा। ठीक है, हीट कितना जनरेट हुआ होगा, तो हीट जनरेटेड कैलकुलेट करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि हम ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में बैटरी से कितना चार्ज पास किया होगा। ठीक है, बैटरी से कितना चार्ज पास किया होगा, तो वो तुम कैलकुलेट कर लोगे, तो हम बोलेंगे कि बैटरी से जितना चार्ज पास किया होगा उसके अकॉर्डिंग वर्क डन बाय बैटरी हमें पता चल जाएगा। ये जो वर्क डन बाय बैटरी है, इतनी एनर्जी सर्किट में सप्लाई की गई है। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे कि इसमें से मतलब बैटरी ने जितनी एनर्जी सप्लाई की उसमें से कितनी एनर्जी कैपेसिटर के पास स्टोर हुई, मतलब कैपेसिटर के पास पहले से कुछ कुछ चार्ज है, एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी कैपेसिटर के पास गई बैटरी के स्विच को शिफ्ट करने के बाद बैटरी के वर्क डन की वजह से। ठीक है, लेकिन तुम देख सकते हो कि कैपेसिटर की जो टोटल एनर्जी है ना वो दोनों केसेस में सेम है। तो बैटरी ने जितना भी वर्क किया ना कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर की टोटल एनर्जी तो बढ़ी नहीं, इसका मतलब बैटरी ने जितना भी वर्क किया है वो वही सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हुई है। तुम कैलकुलेट कर लो कि बैटरी ने कितना वर्क किया है और यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम मैं असाइनमेंट्स और ये सब ग्रुप पे अपडेट करूंगा कि क्या करते हैं इसके बाद। ठीक है, क्लास ओवर।